फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, ये मैचिंग करना है आपको, सुमेलित करना है आप लोगों को। तो इसमें हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है, रोपड़ है, इधर भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज नदी दिया हुआ है। तो इसमें आप लोगों को मैचिंग करना है। तो मैचिंग में आंसर होगा आपका ए वाला आंसर सही होगा। ठीक है, इसमें आंसर ए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए इसमें देख लीजिए आप लोग, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहाँ है बच्चों? रावी नदी के किनारे। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे, कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो ये बहुत आसान है, ये आप लोगों ने कर लिया होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। नहीं सर, रिजल्ट फाउंड। चलिए अब आप लोग फालतू की बातें सोच बंद करिए और आप लोग आ जाइए यहाँ पे। लाइव क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से आप लोगों को ये विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। जो सैंधो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार के साथ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से लेके नॉर्थ से साउथ में, उत्तर से दक्षिण में इसकी जो लंबाई है वो 55 मीटर है। और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर वो कितना है? ईस्ट से वेस्ट की ओर जो है वो 33, 55 और 33 याद रखिएगा। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई जो है वो 11.8, चौड़ाई 7.04 और गहराई 2.43 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिया था उस नोट्स में ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पे आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं है तो कौन सा नहीं होगा? देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो है वो गुजरात में है, कालीबंगा जो है वो कहाँ है? हरियाणा में नहीं है, रोपड़ पंजाब में है। तो ये कहाँ पे है बच्चों? ये राजस्थान में है। जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है, इसमें हरियाणा लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला आपका रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, आप लोग जल्दी से कमेंट करें इनमें से कौन होगा? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, लोथल सही है। सिंधु सभ्यता का स्थान जो लोथल है वो कहाँ पे है? वो भारत में है। ठीक है, कहाँ पे है भारत में? गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नामक नदी के तट पर। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है? ये लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद में है, बाकी सब जो है आपका भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आपके सामने ऑप्शन है पशुपति, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की या फिर विष्णु की। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है एक मोहर, जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। ठीक है, और योगी की चित्र की अगर बात करें तो योगी के दाईं ओर चिता और हाथी, और बाईं ओर कौन है? गैंडा और भैंसा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योगी के दाईं ओर चिता और हाथी है, बाईं ओर कौन है? गैंडा और भैंसा है। ठीक है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है और इसके 3 मुख हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी, अथर्ववेद। कौन सा आंसर है इसका? अथर्ववेद इसका आंसर है, अथर्ववेद आंसर है। तो अथर्ववेद में जो है जादुई मोह माया और इन सब चीज़ों के बारे में, जादू टोना के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। और ये क्या है, इसके जो स्रोत है वो कर्मकांड पे ये सब जो है आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे, गोपत, गोपत ब्राह्मण संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो इसमें जो है 6 का, ठीक है, गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है बच्चों? जल्दी से बताइए आप लोग। तो गोपत ब्राह्मण जो है आपका वो संबंधित है अथर्ववेद से। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मणों में अनेक ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ यज्ञों और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जो है जानकारी देते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये क्या करते हैं? यज्ञ और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो गोपत ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण जो है आपका, ये किससे लिया गया है? अथर्ववेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? तो ये चलता है यजुर्वेद से पता चलता है, यजुर्वेद से पता चलता है, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है जो केवल पद में है, और दूसरा जो है वो कृष्ण यजुर्वेद है जो कि पद और गद्य दोनों में है। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसको वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। और यजुर्वेद का अंतिम भाग जो है ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि राजा दिया है और राज्य दिया है कि कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि इसमें कौन सा राजा किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें जो आपका आंसर है, इसमें जो आपका आंसर है वो कौन सा है? जल्दी से बताइए आप लोग। 8 में डी, 9 का बताइए आप लोग, 9 का बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए। 9 में जो आंसर है उसमें जो प्रघोत है वो अवंती के ये राजा थे, ठीक है। और उद्यन जो थे वो वत्स के राजा थे, ठीक है। उद्यन वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत जो थे, प्रसेनजीत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु जो था वो मगध का राजा था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें 9 में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। ये आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, आप लोगों को ये आंसर मिल जाएगा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये तो आप अगर भूल गए तो समझिए कि ब्लंडर मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन एक 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख इनमें से कौन सा करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है इसका आंसर, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपद उसमें इस समय के जो थे वो उसमें डिस्कस किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ऑप्शन है मगध, वज्र, कौशल या फिर अंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? 11 में जल्दी से बताइए आप लोग। 11 में ऑप्शन कौन सा सही है?
11 में खान का आया है, डी सुमित मिश्रा का आया, डी दोनों लोगों का सही है। जो चंपा जो है वो अंग जो राज्य है उसकी राजधानी थी, ठीक है। ये अंग है कहाँ पे, ये कहाँ पे था उस समय, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर की बात करें, मुंगेर के जिले जो हैं वो अंग महाजनपद के अंतर्गत थे, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो उत्तरी बिहार के भागलपुर और मुंगेर के जिले, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। नंद वंश के पश्चात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, ठीक है। ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त या फिर कुषाण। इसमें कौन सा सही है, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ जल्दी से। इसमें मौर्य सही होगा। मगध के नंद वंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश, सॉरी जो मगध वंश है, मगध में आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा होगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि घानानंद की हत्या करके नंद वंश का अंत किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, मानव के साथ या मालिक के साथ कुत्ते दफनाए जाने का उल्लेख मिलता है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन है बुर्ज होम, कोल्डिहवा, चौपानी मांडो या फिर मांडो। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, बुर्ज होम। बुर्ज होम में मानव के साथ जो है कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और ये बुर्ज होम है कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है बुर्ज होम, ठीक है। और यहाँ से नवपाषाण काल की अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। गर्तावास किसे कहते हैं, गर्तावास जो होता है गड्ढों वाले घर होते हैं, भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है, कहाँ की, बुर्ज होम की है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या अनुमान निकाला जा सकता है कि जो वहाँ के उस समय के जो लोग थे नवपाषाण काल के बुर्ज होम के, वो क्या करते थे कि जब उनके यहाँ जो मालिक होता था, जो मानव होता था घर का, वो जब उसकी मृत्यु हो जाती थी उसके घर में जो पालतू जानवर होते थे, कुत्ता जो होता था उसको भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक चित्रकला, इसको तो बिल्कुल आप लोग याद ही रखिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, जल्दी से बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, जगत यादव का आ गया आंसर, सुमित मिश्रा का आंसर भी आ गया, बिल्कुल बी सही है, बिल्कुल बी सही है। जो प्रागैतिहासिक चित्रकला का अगर श्रेष्ठ उदाहरण कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका के शैलाश्रय और वहाँ पे गुफाएं हैं, वहाँ से पता चलता है, ठीक है। जो भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जा सकता है। और अगर आप अजंता जो इसमें दिया है, अजंता और बाघ जो ए और सी में दिया है, इसकी अगर बात करें अजंता और बाघ की, तो इसकी जो शैलकृत गुफा चित्रकला है ऐतिहासिक कालीन मौर्य काल के बाद की है, ठीक है। और अगर अमरावती की बात करें तो अमरावती अपने स्तूप स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुंगकालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक है। ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर बताइए। ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की। तो 15 का आंसर आ गया निधि राजपूत, 15 का ए। और बताइए, बिल्कुल सही है आपका, निधि राजपूत आपका बिल्कुल सही है। जो आपका ये केंद्र में द्वैत शासन की बात करें अगर, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, परी का भी सही है, शिवम का भी सही है, चंद्रेश कुमार का भी सही है, खान का सही है, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है, केंद्र में जो है द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, यानी कि एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना।
और प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रांत। जो 1919 था उसमें प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था, लेकिन जो 1935 का अधिनियम आया उसमें प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन स्थापित किया गया। और केंद्र में जो द्वैत शासन स्थापित किया गया उसके अंतर्गत संघीय जो विषय था, यानी कि जो ऑल इंडिया फेडरेशन था, उसके अंतर्गत दो भागों में बांटा गया। एक तो रिजर्व लिस्ट बनाई गई और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाई गई, आरक्षित और हस्तांतरित विषय, ठीक है। और जो भारत का राज्य सचिव होता था उसकी परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो ये सब अधिनियम है इससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आजकल मैं लेके आऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये आपको बताना है। बिल्कुल परी लाइव ही पढ़ाया जा रहा है, लाइव ये पढ़ाया जा रहा है, इसको आप लोग देखिए। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोगों के आंसर आने में लेट हो रहे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, क्रिप्स मिशन। बहुत अच्छा, खान का आंसर आ गया है क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन जो था ये एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब आया था? 1942 में। 1942 में जो सेकेंड वर्ल्ड वार 2 हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद ये आया था क्रिप्स मिशन 1942 में। ये भी डेट इम्पॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा कि कब आया था। 1942 में आया था। कब आया था? वर्ल्ड वार 1 से पहले आया था, सॉरी वर्ल्ड वार 2 के बाद आया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था। ये अंग्रेजों ने भेजा था, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? देखिए जो अंतरिम सरकार है ना, इस अंतरिम सरकार में जितने भी लोग थे उन सभी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार में कौन कौन से लोग थे, ठीक है। तो अंतरिम सरकार में कौन कौन से लोग थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 17 में सी सही होगा। 17 में डी किसी ने बताया, 17 में सी सही होगा। जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, जो प्रथम अंतरिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार जो बनी थी उसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए, बाकी डिटेल आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोगों को पता होगा, पहले भी बताया जा चुका है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 18 में बी सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। और 2 दिन के बाद जब 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और 2 दिन के बाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 19 में सी आ गया है, शाही अंसारी, निधि राजपूत, खान का सी आया है। अरे वाह, सभी लोग सी कर रहे हैं, क्या सी ही सही है? बिल्कुल सही है, सी क्वेश्चन नंबर
इसका जो है ऑप्शन सी ही सही है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा चलिए और जल्दी जल्दी बता दीजिए, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और रियासत समिति एक बनी थी जिसको देशी रियासतों से वार्ता करनी थी, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार समिति जो थी, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार के उपसभा, इसमें जो है 2 उप समितियां भी थीं, जिसमें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JV कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से आप लोग को नोट्स में ये दिया होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है? न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था है, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग। न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर 20। अभी कुछ लोग 17 पे पढ़े हैं। सोनी आप कहाँ रह गई थी? फिर से रिफ्रेश करिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था कहाँ पे है? चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग लेट कर रहे हैं। इसमें चलिए आ गया आंसर। शाहिल अंसारी 20 का सी, शिवम पाल 20 का सी, खान का सी, परी का 20 में सी। चलिए बहुत अच्छा। भारत और USA दोनों में न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था है। जो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनराविलोकन की संकल्पना की अगर बात की जाए तो USA के संविधान से भारत में ली गई है। इसका क्या मतलब है न्यायिक पुनराविलोकन? न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यानी कि अगर संसद संविधान का उल्लंघन करते हुए कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायिक पुनराविलोकन के तहत उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उसको क्या कर सकती है? शून्य कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची 21, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 21 में सी, जगत यादव सी, 21 में सी। चलिए जल्दी से बताइए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, 21 में सी ही है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची का मतलब क्या है? इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव होता है तो किसका माना जाएगा? केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। और अगर अनुसूची की बात करें तो इसे कहाँ रखा गया है? 7th शेड्यूल में रखा गया है। 7वीं अनुसूची में इसे रखा गया है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। चलिए इसमें क्या करना है? आपको मैच करना है। भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से लिए गए हैं आपको ये बताना है। तो इसमें अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें अगर आपको 1-2 भी पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दीजिए बच्चों इसका आंसर। 21 का सी, बहुत अच्छा आ गया। निधि का आ गया, शाहिल का सबसे पहले आया था, और जगत यादव अच्छा ये 21 का आंसर है, सॉरी 22 का बताइए। 22 का सी परी ने बताया, जगत यादव ने बताया, सोनी का सी, चंदेश कुमार का सी। बहुत अच्छा, बिल्कुल 100% आप लोग सही हैं, सी ही आंसर होगा। देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया गया है। शासन की संसदीय व्यवस्था तो आप लोग जैसे ही आए वो इंग्लैंड से याद रखिए, क्योंकि इंग्लैंड में ही संसद की व्यवस्था सबसे पहले की गई थी। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहाँ से लिया गया है। और राज्य के नीति निदेशक तत्व तो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। तो अगर आपको पता होता पहले का 2 अगर पता होता तो आपका ये वाला ऑप्शन कट जाता, ये वाला ऑप्शन कट जाता, और कौन सा कट जाता? ये कट जाता। अगर पहले का 2 आपका पता होता तो बी कट जाता और डी कट जाता। और अगर दूसरा भी आपको पता होता कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो आपका ये आंसर मिल जाता। ठीक है,
तो आपका आंसर मिल जाता है, क्योंकि दूसरे में 1 केवल एक ही में लिखा है, ठीक है, बाकी सब में 1 नहीं लिखा है, तो आपका यहीं से आंसर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान में शामिल है, बताइए आप लोग इस भारतीय संविधान में इसमें से क्या क्या शामिल है। 195, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको 395 कर लीजिए, पहले वाले को 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ही सही हो जाएगा। 395 जो हमारा भारतीय संविधान बना था, मूल संविधान बना था, उसमें कितने थे, 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और भाग कितने थे, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, भाग और सूचियाँ कितनी थी। लेकिन इस समय जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 सूचियाँ हैं, ठीक है। तो इस संविधान में क्या हुआ है, हमारे परिवर्तन होता गया है और इसमें भाग और सूचियाँ तो बढ़ गई हैं, भाग और सूचियाँ तो बढ़ गई हैं, लेकिन जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 395 ही माने जाते हैं, क्योंकि जो अनुच्छेद में जोड़ा गया है उसके उपखंडों में जोड़ा गया है। उपखंड, जैसे आप क्वेश्चन करते हैं ना, 1 का 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, तो इस तरह से आपको काउंट करेंगे तब तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरे प्रश्न पत्र की बात करें तो 5 ही प्रश्न होते हैं, ठीक है। अगर किसी पेपर में 5 प्रश्न हैं, उसके कई सारे पार्ट हैं, तो हम क्या गिनते हैं उसमें कि इतने क्वेश्चन हैं। तो उसी तरह से 395 अनुच्छेद हैं, बाद में इसके कई सारे इसमें अनुच्छेद जोड़े गए हैं, लेकिन उपखंड के रूप में जोड़े गए हैं, सब पार्ट के रूप में, सब आर्टिकल के रूप में जोड़े गए हैं। तो इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो मूल संविधान भारत का था उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी सूचियाँ थी, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 24 का ए आ गया, मौलिक अधिकार। 24 का ए सोनी ने आंसर दिया है, शाही ने 24 का बी बताया है, परी ने 24 का ए बताया है। तो इसमें स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, इसमें 24 में बी वाला सही है। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, 42वां जो संविधान संशोधन 1976 हुआ था, इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो सरकार है वो किसी भी धर्म को नहीं मानती है, वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है, लेकिन राष्ट्र का, भारत का, हमारा कोई अपना धर्म नहीं है। तो ये प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है, जो ये दिखाता है कि हमारा जो देश भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर बताइए। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं आप लोग बताइए। जो मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा था, वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया था भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। 25 का ऑप्शन आ गया डी, निधि राजपूत का सबसे पहले निधि का आ गया आंसर। और भी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, और भी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, एक होता है ये लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ये क्या होती है, ये होती है, मान लीजिए इसको राज्यसभा और इसको लोकसभा मान लीजिए। तो इन दोनों में अगर राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो राज्य विधानसभा होता है, राज्य विधानसभा जो होती है सभी राज्यों में, सभी राज्यों की राज्य विधानसभा, और जैसे मान लीजिए कि जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे जिसमें भी विधानसभा है, अब इस समय जम्मू कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी हो गई है, ठीक है, वो राज्य मतलब पूर्ण राज्य नहीं है। तो इन सब जगहों पे दिल्ली, पुदुचेरी और क्या है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इन सभी जगहों से जो आपके लिए जाते हैं कौन से चुने हुए सदस्य, पहली बात तो राज्यसभा और लोकसभा के चुने हुए याद रखिएगा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। और इसका अगर आर्टिकल याद हो तो वो भी आप बता दीजिएगा, किस तरह की प्रक्रिया है।
किस तरह की प्रक्रिया है राष्ट्रपति के महाभियोग की? क्वेश्चन नंबर 26 में डी विधायी प्रक्रिया, सोनी ने बताया, मनीषा रानी ने 26 में डी बताया, शाही अंसारी 26 में बी बता रहे हैं, खान ने बताया ए। बिल्कुल खान का सही है, पहला सही है। ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ न्याय किया जा रहा है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है या नहीं हटाना है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पे जजमेंट होना है वहाँ पे, तो इसलिए क्या है? अर्ध न्यायिक है, पूरी तरह से न्यायिक भी नहीं है, क्योंकि न्याय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और आर्टिकल 61 है, आर्टिकल कौन सा है? 61 है। आर्टिकल 61 के अनुसार जो है महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है, और इसमें जो है राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो चुनाव होता है उसमें विधानसभाएं भी भाग लेती हैं, लेकिन जो इनकी महाभियोग की प्रक्रिया होती है या जो रिमूवल होता है प्रेसिडेंट का, उसमें जो है आपके विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अगर ये पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को अपने पद से रिजिग्नेशन देना पड़ता है, पद से उसका रिमूवल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? 27 में डी आ गया आंसर, सोनी का आ गया, साहिल अंसारी का आ गया, निधि राजपूत का आ गया। और कोई है पहलवान जो इसका आंसर दे सके? चलिए बहुत सही, बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये आर्टिकल 65 में डिस्कस किया गया। आर्टिकल कौन सा है? 65। इसमें बताया गया है कि यदि मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे प्रेसिडेंट, या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। किस कंडीशन में? अगर उसकी मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र हो जाए, या फिर उसका क्या हो जाए? उसका रिमूवल हो जाए, उसको पद से हटा दिया जाए, जो अभी हम लोगों ने देखा था महाभियोग की प्रक्रिया, तब कौन राष्ट्रपति बनेगा? उपराष्ट्रपति उसके पद को ग्रहण करेगा। ठीक है। किन्हीं कारणों से अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है, तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो प्रेसिडेंट के पद पर बनेगा। और ऐसा भारत के इतिहास में एक बार हो चुका है। इसका आप लोग सर्च करिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब क्या होगा दोस्तों? तब जो न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उस समय उपलब्ध होगा, वो जो है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, असत्य पे आपको ध्यान देना है। तो इसमें जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा कथन असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। या फिर 28 में सी आया, सोनी का, निधि राजपूत का, सुमित मिश्रा का। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें कौन सा गलत बताना था आपको? चलिए बहुत सही, सभी लोगों ने सही बताया। ये सी वाला गलत है, यानी कि हमारा उत्तर सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? सॉरी सर, इसका सी होगा। हाँ बिल्कुल सी होगा, खान सी होगा इसका आंसर। इसका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का। अभी आप लोगों ने राष्ट्रपति का देखा था, उपराष्ट्रपति का कैसे होता है चुनाव? देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में थोड़ा सा अंतर है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके जो चुने हुए, ठीक है, जो चुने हुए कैंडिडेट होते हैं वो इसके जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब उपराष्ट्रपति की बात आती है तो केवल लोकसभा और राज्यसभा, जो केवल लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, चुने हुए भी और जो नॉमिनेटेड हैं, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव एक ही तरह से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। किस पद्धति से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी वाला गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही हो जाएगा। असत्य पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे। इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। 1 बताया सबसे पहले, निधि राजपूत का आंसर आया। और भी लोग बता दीजिए जल्दी से, इसका आंसर दे दीजिए। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। अभी मैंने आप लोगों को इसका आंसर बता दिया है। चलिए एक आंसर आ गया। मनीषा का सी, शिवानी प्रजापति 29 का ए, शर्मा वैशाली का बी, सोनी का ए, साहिल का। चलिए तो इसमें हमारा ऑप्शन ए वाला सही है। अभी मैंने बताया, आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, जो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य होते हैं, यही लोग क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसकी, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, ये वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति में विधानसभा वाले भी सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा, केवल लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक, ये बैठक है, ये मिस्टेक हो गया है, और केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में। तो इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति को अगर पदच्युत करना है तो आप 30 में डी, सॉरी सर हम नीचे नहीं देखते हैं नीचे नहीं देखते तो नीचे आंसर नहीं लिखा हुआ है। चलिए 30 का डी बताया आपने, महा यादव 30 का डी, और मनीषा बी, खान डी, और शर्मा वैशाली डी, सुमित मिश्रा डी। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी ही सही है। ये राज्यसभा में लाया जाता है, केवल राज्यसभा में। राज्यसभा में क्यों लाते हैं? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। तो अगर उसको उसके पद से हटाना है, तो सबसे पहले कहाँ लाना पड़ेगा प्रस्ताव? पदच्युत करने का, रिमूवल का जो रिजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, सबसे पहले कहाँ लाना पड़ेगा? राज्यसभा में लाना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया। थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, इसके लिए सॉरी बच्चों आप लोगों से। और फिर हम आज हम लोग रात में 9 बजे आप लोगों की लाइव क्लास होगी मैथ की, और 9:40 पे आपका टेस्ट होगा। आप लोगों को जो आज का सिलेबस है मैंने दे दिया है टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं इसमें से कोई, तो ये देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ट्रिकी मैथ्स रीजनिंग बाय जेके सर और GIC PGT GS। तो जो लोग GIC PGT GS की तैयारी कर रहे हैं वो इस दूसरे वाले लिंक को ज्वाइन करें, और जो लोग अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, ट्रिकी मैथ्स रीजनिंग बाय जेके सर, इसमें GS भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग इससे जुड़ जाइए आप लोग लिंक से, और आप लोग उसमें मैथ भी सॉल्व करा दीजिए। एक्चुअली ये मैं मोबाइल से बना रहा हूँ तो मैथ इसमें सॉल्व नहीं करा पाऊँगा। मैं मैथ का वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूँगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अपलोड कर दूँगा मैं मैथ का वीडियो बना के, आप लोग उसको देख लीजिएगा। या फिर मैं देखता हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव भी आके इस सारे मैथ के क्वेश्चंस को बोर्ड पे समझा सकता हूँ, ठीक है। 40 का एक ही, एक्चुअली इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसमें मैं लिख नहीं सकता, उसके लिए मुझे बोर्ड पे आना पड़ेगा। और मैं बोर्ड पे माला यादव लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिंक दिया है, इससे आप जुड़ सकती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं क्लोज करते हैं। किसी को और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं जल्दी से, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं।